हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 11th का फिजिक्स, और जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो है वेक्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फिजिक्स का। ये फिजिक्स का क्या है, बेस है। आप इसे स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपको फिजिक्स काफ़ी आसान हो जाएगा। देन नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास वेक्टर्स। वेक्टर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है वेक्टर्स, स्केलर क्वांटिटी को समझेंगे। देन किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर को, वो हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। देन हम लोग पढ़ेंगे दो वेक्टर के बीच किस तरह एंगल फाइंड किया जाता है, वो डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी। आई थिंक हमने लेक्चर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ा था हम लोग ने, किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग मेजर करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड कितना है, उस ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड क्या है और यूनिट क्या है। आज हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है उसमें क्या होता है, आपके पास मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। या तो उस फिजिकल जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस ऑब्जेक्ट का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फाइंड करते हैं, उस ऑब्जेक्ट में ओनली मैग्नीट्यूड भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है फिजिकल क्वांटिटी हैव आइदर मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे लिखा है और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब इस बेसिस पे मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इस बेसिस पे हम फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरीज में बांटते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ दीज आर टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज के होते हैं, पहला आपका स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा आपका क्या है दूसरा क्या आपका वेक्टर क्वांटिटीज है। क्लियर यहाँ तक। फिजिकल क्वांटिटीज को दो क्वांटिटीज में बांटा, किस बेसिस पे, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। पहला क्या कैटेगरी है हमारा, स्केलर क्वांटिटीज़, और सेकेंड वन वेक्टर क्वांटिटीज़। हम लोग इसे पॉइंट वाइज समझते हैं ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम होता है, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज पढ़ेंगे ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। ओके, नाउ सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी समझते हैं। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, काफ़ी आसान है। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड। हम यहाँ पे लिख देते हैं ओनली मैग्नीट्यूड। क्लियर। और क्या होना चाहिए, इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, नो डायरेक्शन। यहाँ पे हम लिख देते हैं नो डायरेक्शन। एग्जाम्पल में हम क्या क्या ले सकते हैं, आप डिस्टेंस की बात करो। डिस्टेंस, आप अपने घर से निकलो और कोचिंग तक जाओ, अगर आपसे पूछा जाएगा आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप कहोगे 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। यहाँ पे आपको क्या आप मेज़र कर लो, ओनली 10 किलोमीटर। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो पता नहीं है यहाँ पे, आप नॉर्थ में जा रहे हो या साउथ में जा रहे हो या ईस्ट में जा रहे हो या वेस्ट में जा रहे हो। क्लियर। तो ये एग्जाम्पल आपका क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ओनली मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन का पता नहीं। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, मास हो सकता है। मास इक्वल टू क्या होगा, हम लिख रहे हैं 5 kg या 10 kg, कुछ भी लिख सकते हैं। आप शॉप में जाओ, आप चीनी खरीदो, चावल खरीदो, एनीथिंग खरीदो, आप क्या बोलते हैं 10 kg दो चावल, 10 kg आटा दो, 5 kg आप राइस मांग लो। तो इससे क्या पता चलता, ओनली मैग्नीट्यूड। ये तो नहीं पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन में आपका आटा जा रहा है, किस डायरेक्शन में आपका चीनी जा रहा है, किस डायरेक्शन में आपका चावल जा रहा है। ओनली क्या पता चल रहा है यहाँ पे, आप ओनली क्या मेजर कर रहे हो, ओनली मैग्नीट्यूड। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका फिजिक्स स्टार्ट होगा। वेक्टर क्वांटिटीज़ में ये आपका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ने वाला, पूरी फिजिक्स में आपके साथ ये बना रहेगा। तो पहला जो इसमें पॉइंट है, पहला पॉइंट है इसमें, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और थर्ड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर को ओबे करे। किस लॉ को, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर को ओबे करे। क्लियर यहाँ तक। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो वेलोसिटी v इक्वल टू हमने लिखा 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। आप कार से जाते हो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, वेलोसिटी से जा रहे हो, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जा रहे हो, और आपको
और आपको डायरेक्शन भी डिफाइन है कि आपको कहाँ जाना है, ईस्ट में। आपको कोचिंग जाना है, कोचिंग किधर है, ईस्ट में, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी क्लियर पता चल रहा है। इसी तरह एग्जांपल में आप एक्सीलरेशन भी ले सकते हो, एक्सीलरेशन, और क्या ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट। ये फिजिकल क्वांटिटी सब वेक्टर के अंदर आता है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर यहाँ तक? अब ये दोनों क्लियर हो गया तो अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आता होगा, सर ने ट्रायंगल लॉ और वेक्टर के बारे में कुछ बताया ही नहीं। यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड और हमने डायरेक्शन की बात की, ओनली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की हमने बात की। यहाँ पे ईस्ट लिख देते हैं ताकि डायरेक्शन का पता चले। तो इसे हम आगे नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे ट्रायंगल लॉ और वेक्टर क्या होता है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, तो किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग अब समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्केलर को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर? आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, और उसका वैल्यू है 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। यहाँ पे तो कंफर्म हो रहा है जो हमने फिजिकल क्वांटिटी लिया है इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो स्केलर को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होता है। अब ऐसे भी बहुत सारी बुक में इस तरह भी लिखा रहेगा, ए लिखा रहेगा फिजिकल क्वांटिटी जिस आपका रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बी से, सी से, किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इस तरह मोड बना रहेगा और 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे कंफर्म होगा, जैसे ही मोड आप देखो, जैसे ही आप मोड देखो समझ जाना कि ओनली इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेक्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये हमने एक एरो बनाया है। ओके, अब इस एरो का इस एरो का जो हेड है, ये हेड, इससे हम डायरेक्शन लिख रहे हैं, डायरेक्शन ये बताता है, डायरेक्शन। और ये जो आपका टेल है, ये इसे हम हेड कहते हैं। हेड जनरली रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, और टेल रिप्रेजेंट करता है, सॉरी, और टेल जो आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, लेंथ को, लेंथ को। टेल किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ को। क्लियर? अब देखो हमने लिखा v = 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेक्टर क्वांटिटीज़ है। अगर जैसे ही वेक्टर क्वांटिटीज़ लिखा हो बुक में, तो यहाँ पे इस तरह एरो बना होना मस्ट है। ये एरो बना होगा, छोटा सा एरो बना होगा, तो आप कह सकते हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है। इस तरह भी लिखा होगा, और बहुत सारे बुक में आपको इस तरह भी लिखा रहेगा वेक्टर a = 20 मीटर पर सेकेंड है। ओके, या इस तरह लिखा है ए है, इसे काफ़ी हाईलाइट किया रहेगा, हाईलाइट किया रहेगा, ये डार्क है, मोटे मोटे लेटर में लिखा रहेगा। इस तरह दिख रहा है, काफ़ी मोटे लेटर में लिखा रहता है 20 यूनिट्स, या 20 यूनिट्स लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो आप समझ जाना, जैसे ही मोटे लेटर में लिखा रहेगा तो ये किस, इसका क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। किस कैटेगरी में रखोगे, वेक्टर कैटेगरी में आप इसे रखोगे। कब कब रखोगे, जब एरो दिया रहे और जब इस तरह मोटे अक्षरों में या मोटे लेटर में लिखा रहेगा, देन वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आता है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक लिख ले, और अब हम नेक्स्ट स्टेप में करने जा रहे हैं किस तरह दो वेक्टर के बीच में एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। काफ़ी आसान है, आप दो वेक्टर लो और उस दोनों वेक्टर का या तो हेड टू हेड कनेक्ट करो या टेल टू टेल कनेक्ट करोगे। अब जो एंगल बनेगा हेड ऑन हेड कनेक्ट करने में और टेल टू टेल कनेक्ट करने में, वही आपका क्या होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल। हम यहाँ पे समझते हैं, टेल टू टेल कनेक्ट करो या हेड टू हेड कनेक्ट करो। अब दो वेक्टर लो, ये आपने वेक्टर ए लिया और ये आपका वेक्टर बी है। यहाँ पे हमने कनेक्ट किस तरह किया, टेल टू टेल कनेक्ट किया। दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे 90 डिग्री। अब देखो हेड टू हेड कैसे हम लेंगे, एक वेक्टर इस तरह लिया और दूसरा वेक्टर इस तरह लिया। ये वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर दो इसे, और ये वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल सपोज कर लो 60 डिग्री। क्लियर यहाँ तक? अगेन हम क्या करेंगे,
एक वेक्टर हम ऐसे लिए, हेड है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर इस तरह है वेक्टर बी। अब दोनों के बीच का एंगल लेना है। ये वाला आपका एंगल, ये एंगल आपका और ये एंगल, ये सपोज कर लो आपका 240 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे एक समस्या आ रहा है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब दोनों में से कौन सा एंगल लोगे? बहुत सारे स्टूडेंट ये एंगल ले लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये एंगल ले लेते हैं, बट दोनों में से सही कौन सा होगा? तो ये वाला आपका सही होगा, 60 डिग्री एंगल। एंगल का जो वैल्यू लोगे वो क्या होना चाहिए? दो वेक्टर के बीच का 60 डिग्री। हेड टू हेड कनेक्ट है, यहाँ पे भी कनेक्ट है, ये वाला नहीं लेना, ये लेना है। ऑलवेज स्मॉल एंगल लेना आपको। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑलवेज टेकन स्मॉल एंगल। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। तो इस बात को आपको अच्छे से मेमोराइज करके रखना है। दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी भी आप मेज़र करो तो स्मॉल एंगल को मेज़र करना है। क्लियर यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला जो वेक्टर हमारा इक्वल वेक्टर, नाम से आप लोग को पता चल रहा होगा कि इक्वल वेक्टर, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। ओके, जैसे ही आप देखो इक्वल वेक्टर का नाम सुनो तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा टेकन टू वेक्टर ए एंड बी। ओके, दोनों वेक्टर का ए एंड बी का यहाँ पे लिख रहे हैं ए एंड बी, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देन आपको कह सकते हो इक्वल वेक्टर। एग्जाम्पल में वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ए का 20 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ बी 20 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, मूव कर रहा है, तो वेक्टर बी भी सेम डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, तभी आप कह सकते हो क्या? इक्वल वेक्टर। अगर वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, वेक्टर बी और वेक्टर ए इस तरह है, देन आपका ये इक्वल वेक्टर नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है पैरेलल वेक्टर। नाम से कंफर्म होगा, पैरेलल, आपस में पैरेलल रहेगा। सही बात है, आपस में पैरेलल रहेगा दो वेक्टर। हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों क्या है? आपस में पैरेलल है। वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। और वन मोर पॉइंट, दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। थीटा, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। अब देखो टेल टू टेल कनेक्ट करो, क्या होगा? दोनों को कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। हेड टू हेड भी कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। यहाँ पे भी हेड टू हेड कनेक्ट करो और टेल टू टेल कनेक्ट करो, क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। दोनों है आपस में पैरेलल। अगर कोई कहे आपसे एक वेक्टर ए इस तरह है और वेक्टर बी इस तरह है, ये भी तो पैरेलल कह सकते हो, बट दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है? दो टेल को एक साथ मिलाओ और या दो हेड को एक साथ मिलाओ तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो रहा है? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। तो ये आपका पैरेलल नहीं होगा, ये पैरेलल नहीं होगा। ध्यान रखना, आपका थीटा क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। दो वेक्टर के बीच का एंगल भी 0 डिग्री होना चाहिए। आप लोग नोट्स करके लिख लो। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल क्लियर हो गया होगा आपको वर्ड से। एक वेक्टर ईस्ट में होगा तो दूसरा वेक्टर वेस्ट में होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हम यहाँ पे लिए वेक्टर ए रिप्रेजेंट किए हैं, इसे वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किए हैं। ओके, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी से दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग है। और दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ये हो गया आपका एंटी पैरेलल। क्या हो गया? एंटी पैरेलल। नेक्स्ट हमारा क्या है? कोलिनियर वेक्टर। क्या होता है कोलिनियर वेक्टर? हमने यहाँ पे लिखा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लाइज अलोंग द सेम लाइन। एक ही लाइन में दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए? लाई करना चाहिए। वेक्टर ए सपोज कर लो ये है, तो वेक्टर बी इस तरह होना चाहिए। यहाँ पे दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। और क्या हो सकता है?
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल क्या हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। ये भी आपका क्या हो सकता है, कोलिनियर वेक्टर हो सकता है। और क्या हो सकता है कोलिनियर वेक्टर, इस तरह भी बना सकते हैं, वेक्टर ए है ये और वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे भी क्या है, 180 डिग्री है यहाँ पे भी। क्लियर, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। एंटी पैरेलल भी कर सकते हैं और इसे आप कोलिनियर भी कह सकते हो। और क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कोलिनियर का, वेक्टर ए वेक्टर बी, नहीं यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोलिनियर क्लियर हो गया, एंटी पैरेलल क्लियर हो गया। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट आप लोग नोट कर ले, हम और भी टाइप्स बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या होता है कोप्लेनर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स लाइज इन द सेम प्लेन, एक प्लेन में दो वेक्टर एग्जिस्ट किया या 3 वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। अब प्लेन आप समझोगे क्या होता है प्लेन, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस है, हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, और ये आपका क्या है वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिला के इस तरह ऐसे, ये आपका क्या कहलाएगा, प्लेन कहलाएगा। ये आप कह सकते हो यहाँ पे हम बनाए एक्स एक्सिस ये, और इधर किया क्या हमने ड्रॉ जेड एक्सिस। अब ये जो दोनों है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे इस तरह, तो ये आपका प्लेन होगा। अब देखो इसे हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, आपने लिया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक वेक्टर आपका कलर हम यहाँ पे चेंज करते हैं ताकि समझ में आपको आसानी से आए। आपका एक वेक्टर ए यहाँ पे लिया एक्स एक्सिस, दूसरा वेक्टर जो हमने लिया यहाँ पे लिया बी। क्लियर, और अब देखो ये वाई एक्सिस पे है वेक्टर बी और ए क्या आपका एक्स एक्सिस पे, तो आपस में ये क्या कहलाएगा, कोप्लेनर वेक्टर है कहलाएगा, क्योंकि एक ही प्लेन में दोनों लाइज कर रहा है। या हम ऐसे भी बना सकते हैं, वेक्टर ए है एक्स एक्सिस में और वेक्टर जेड है आपका, सॉरी वेक्टर बी है जेड एक्सिस में, दोनों एक प्लेन में है, देन इसे कहेंगे हम कोप्लेनर। नेक्स्ट जो हमारा है टाइप्स कनकरेंट वेक्टर। कनकरेंट वेक्टर एक्टिंग ऑन सेम पॉइंट, क्या मतलब हुआ कहने का, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। सपोज करो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, वेक्टर ए इधर से आया, वेक्टर बी इधर से आया, ये रहा आपका वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इस तरह एक्ट किया, वेक्टर सी इस तरह एक्ट किया। 3 वेक्टर हमने लिया, तीनों एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। और ये सिचुएशन कब आता है, ये हमने एक पॉइंट लिया, एक फोर्स आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है। देन F1 इक्वल टू हम लिखेंगे, अगेन एक फोर्स आपका एक्ट कर रहा है, F2 एक्ट कर रहा है, F3 एक्ट कर रहा है, F4 एक्ट कर रहा है। ये ऑल वेक्टर जितने सारे वेक्टर है एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कनकरेंट वेक्टर। नेक्स्ट हमारा जीरो और नल वेक्टर है, काफ़ी आसान है। जीरो और नल वेक्टर, इसके पास मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा, ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा। वेक्टर हम ए लिखे और इस तरह लिखे जीरो मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन इसके पास होता है और डायरेक्शन आप डिसाइड नहीं कर पाओगे ईस्ट में है या वेस्ट में है या नॉर्थ में है। इस डायरेक्शन को हम कहते हैं जनरली, हम यहाँ पे लिखें इट्स डायरेक्शन नॉट स्पेसिफाइड, एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। आपका जीरो या नल वेक्टर, जीरो या नल वेक्टर का डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, आप इसे स्पेसिफाइड नहीं कर पाओगे और मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे बताएंगे। ओके।